इंजीनियर राजीव शर्मा जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और हमारे इंजीनियर राजीव शर्मा जी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या गुल खिलाए हैं। लेकिन भाभी के साथ इनका कैसा प्रसंग चल रहा है? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अलीगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं। तो नमस्कार भाई साहब, मैं अनोखी बातों से वरुण मिश्रा आप सभी के लिए आज आए हैं हमारे बीच। मिस्टर राजीव शर्मा, इंजीनियर राजीव शर्मा जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और आज ये अपना परिचय अपने ही इनके मुखार बिंदु से हम देखेंगे सुनेंगे कि ये अपना परिचय, इनका कार्यकाल कैसा रहा, इनका स्ट्रगल फेस कैसा रहा, इनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, एक राजनीति में किस दायित्व पे आए थे और आज की डेट में किस दायित्व पे ये काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज अभी हम इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की जुबान से आज। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताता हूँ, ये हमारे ब्राह्मणों के अलीगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं। इस चीज को जानकर मेरे को एक गर्व है और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ भाई साहब कि आप अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को अनोखी बातों के। देखिए, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद कुछ समय जॉब भी किया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो एक संस्था है हमारी SJD मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उसके कुछ विद्यालय भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, जो मेरे माता पिता के द्वारा रोपित की गई थी। उसके संचालन में मैंने भूमिका निभाई। मेरी पत्नी डॉक्टर नीलम शर्मा वह विद्यालय देखती हैं। छोटे भाई डॉक्टर संजीव शर्मा MD मेडिशन है, वो अपना हॉस्पिटल देखते हैं। पिताजी तमाम संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इसमें संरक्षक सदस्य के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं, अपना सामाजिक योगदान करते रहते हैं। बाकी जो समय मिलता है उसमें हम भी, चूंकि शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण काफी लंबे समय तक लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला। और हमने अपनी शिक्षण संस्था को, जैसे हमें अपने माता पिता के द्वारा संस्कार मिले, सेवा परमो धर्मों के आधार को मानते हुए शिक्षा को हमने एक सेवा भाव से लिया। यही कारण है कि हमारे विद्यालय से, जो दो विद्यालय हैं, हमारा एक यूपी गवर्नमेंट से है और एक अपना ICSE बोर्ड से है, और ऐसे क्षेत्र में है जो पहले फर्स्ट लर्निंग जनरेशन के बच्चे हमारे यहाँ आया करते थे। आज जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि तमाम विद्यार्थी हमारे अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। तमाम बच्चे डॉक्टर्स हैं, IITians हैं हमारे बच्चे, और तमाम सारी सरकारी संस्थाओं में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। तो हमें भी यह सब जानकर गर्व होता है कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं उसका एक सकारात्मक परिणाम समाज के बीच में आ रहा है। आपके यहाँ से एक चीज सीखा और देखा। आपको वो जमाना याद होगा आपके SJD का, जब हिंदी नेम हुआ करता था आपके श्रीमती जय देवी पब्लिक स्कूल कुछ करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि आप लोगों के जो जिस स्कूल में आज की डेट में ICSE या CBSE आप लोग ब्रांच खोले हुए हैं, वहां पे झोंपड़ियां हुआ करती थी। ऐसा ही था। मैं भी अलीगढ़ का ही वासी हूँ और अलीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैं बताऊं दोस्तों कि वहां पर उस टाइम पे झोंपड़ियों में बच्चे पढ़ा करते थे। और आज की डेट में उन बच्चों को भैया के माता पिताजी ने, हमारे परम आदरणीय हैं श्री बाबूलाल शर्मा जी। तो वो हमारे उस टाइम पे टीचर भी हुआ करते थे, हमें बहुत डंडों से मारा भी करते थे, पिटाई भी लगाया करते थे। लेकिन उसकी देन है कि आज मैं तो चलिए जहां कहीं भी हूँ, लेकिन हम बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने बहुत ऊपर पहुंचाए। तो वो जो वो है आपका सफर, वो कैसा रहा? मतलब झोंपड़ी से बिल्डिंग का सफर कैसा रहा? देखिए, कोई भी संस्था होती है और विद्यालय सामाजिक संस्था है, समाज के बीच में विद्यालय काम करता है, और उसमें विभिन्न क्षेत्रों के और सभी समाज के बच्चे उस विद्यालय में अध्ययनरत रहते हैं। तो
ये बिल्कुल सही है कि बहुत छोटे स्तर से, जो कुछ समय जब नियर अबाउट मैं समझता हूँ 80 के आसपास उस विद्यालय की शुरुआत उस समय हुई, तो वहाँ दूर-दूर तक कोई विद्यालय नहीं था। तो उस परिस्थिति में मेरी माताजी के द्वारा सुझाव दिया गया कि क्यों ना एक विद्यालय खोला जाए जिससे कि इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ें। जी। तो मेरी दादी माँ के नाम पर जयदेवी बाल विद्यालय खुला और उस समय संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएँ नहीं थी, लेकिन एक भाव था कि हम अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाएँ। उस भाव के साथ काम हुआ और जब आपका भाव अच्छा होता है, तो मैं समझता हूँ प्राकृतिक शक्तियाँ भी आपको सहयोग करती हैं। उस सहयोग का ही परिणाम है कि आज एक अच्छा विद्यालय उस क्षेत्र में अपनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी का प्यार है, सभी का स्नेह है और जब मैं कभी चर्चा लोगों के साथ होती है, बैठना होता है, तो पता चलता है कि हमारे यहाँ थर्ड जनरेशन के बच्चे अब पढ़ रहे हैं। जी। तो उन माँ-बाप को भी गर्व होता है कि वो कहते हैं कि देखो जब हम पढ़ते थे, तब ये सब संसाधन नहीं थे। नहीं। विद्यालय की बिल्डिंग ऐसी नहीं थी, लेकिन चूँकि अब जो समय है वो बदला हुआ है। अब सभी शिक्षा के साथ-साथ संसाधन युक्त व्यवस्थाएँ भी बहुत आवश्यक हो गई हैं। तो उस नाते भी हम सभी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। तो उन बच्चों को जो उस समय जिन्होंने शिक्षा ली और जब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आते हैं, तो उन्हें वाक़ई बड़ी खुशी होती है और वो बार-बार आके सेल्फ़ी खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बताते हैं कि पहले यहाँ ये हुआ करता था, वहाँ हुआ करता था। तो चूँकि संस्था बहुत लंबे समय तक काम करती रहती है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन संस्था अपने उसी स्थान पर रह के लगातार काम करती है। तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारे पूर्व के विद्यार्थी आते हैं, स्कूल को देखते हैं, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखते हैं। खुशी मिलती है कि हम अपने कार्य को वास्तव में जिसे हमने अपना दैवीय कार्य माना है, सेवा का कार्य माना है, उसमें हम सफल हो रहे हैं। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि स्कूल और हॉस्पिटल से अलावा अपना और भी कोई व्यवसाय है? नहीं देखिए हम सब लोग मूल रूप से किसान हैं, किसान परिवार से हैं, तो गाँव में खेती-बाड़ी रहती ही है। ना उसकी वजह से थोड़ा लगाव भी रहता है। गौशाला भी है, गौशाला का भी संचालन हम लोग करते हैं। तो ये सब कार्य रहते ही हैं, लेकिन मुख्य काम तो हमारा शिक्षा के द्वारा लोगों की सेवा करना है। आपके बारे में भी मेरे को कुछ जानना था, तो इसलिए मैं भी स्टडी कर रहा था। आप खेतों में आनंद की अनुभूति कर रहे थे या मजे ले रहे थे, है ना? तो बहुत अच्छा फील हुआ कि भैया भी अभी भी मिस्टर राजीव शर्मा, इंजीनियर राजीव शर्मा खुद जाते हैं खेतों पर और कई बार मैंने इनको देखा है कि अपने लेबर के साथ में खुद लग जाते हैं, निक्कर पहन के, टी शर्ट पहन के लगे हुए हैं नेताजी। तो वो ये उन वाले नेताजियों में है कि खुद से भी अपना प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि साथ दें सभी का, आनंद भी करते हैं सब लोगों के साथ, मजे भी लेते हैं। और आपके सामने एक अध्यक्ष अलीगढ़ के बैठे ही हुए हैं, तो अब इनके एक क्वेश्चन और इनके लिए रहेगा मेरा कि अब चलते हैं इनके थोड़ा सा राजनीतिक कैरियर की ओर कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की। हम सब लोगों की जो विचारधारा है, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वह मुख्य रूप से या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं या उनके और बहुत सारे संगठन अ, जैसे विद्यार्थियों के संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अन्य बहुत सारे संगठन हैं। उस विचारधारा से में काम करते हैं और उसके बाद जब संगठनात्मक कहीं कोई परिवर्तन होता है, तो फिर अन्य भूमिका में आ जाते हैं। तो इसी तरह मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहते हुए मैंने कई ज़िम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। लेकिन 2015 के बाद से मैं अपने कुछ इष्ट मित्रों के कहने पर सक्रिय राजनीति में आया और उसके बाद मुझे जो है महानगर में काम करने का मौका मिला। ब्रज क्षेत्र मंत्री के रूप में मेरे 2 कार्यकाल रहे। उसके बाद
वर्तमान में मैं महानगर की महानगर अध्यक्ष की भूमिका में कार्य कर रहा हूँ। निसंदेह हम सभी लोग इस भारत माँ के परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र जब ही बड़ा हो सकता है जब उसमें निवास करने वाले हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र की भावना उसके अंदर हो, और देश और समाज सेवा की, देश के प्रति और समाज के प्रति सेवा करने का भाव हो। और मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से अपने आप को मैंने आगे बढ़ाया है, तो मेरे अंदर वह भाव पहले से है, और यही कारण है कि हम सब लोग बड़े अच्छे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। ने बताया कि आप क्षेत्रीय मंत्री मंत्री रह चुके हैं और आज की डेट में आप महानगर अध्यक्ष के दायित्व पे काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा एक आपसे चीज पूछ रहा हूँ कि जब क्षेत्र में तो आपका बड़ा एरिया हो गया, तो आप बड़े डेजिग्नेशन पे थे, और आज की डेट में आप एक महानगर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को ये डिफाइन करें कि बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना मतलब, या ये ही बड़ा लेवल है? नहीं, कार्यकर्ता के लिए कोई लेवल बड़ा या छोटा नहीं होता जी। उसे अपने संगठन के दिशा निर्देशन पर काम करना होता है। संगठन ने जब भी निर्णय लिया, जो भूमिका एक कार्यकर्ता की संगठन तय करता है, एक संगठन के सिपाही होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि उस दायित्व का सही से निर्वहन करें। तो वह मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे लिए ना तो ये दायित्व छोटा है ना वो बहुत बड़ा था। जो संगठन ने तय किया है हम उस पर काम करेंगे, और दायित्व नहीं होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी तरह से काम करता है जिस तरह से दायित्व पर रह के काम करता है। मेरा पूछने का एक ये है कि आपने बताया कि ये छोटा नहीं है, वो भी बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष, सॉरी, क्षेत्रीय मंत्री बड़ा दायित्व होता है महानगर अध्यक्ष से? नहीं, देखिए, कार्य क्षेत्र बड़ा होता है। कार्य क्षेत्र क्षेत्रीय मंत्री का बड़ा होता है। ओके। उसमें 3 कमिश्नर ही हैं। और महानगर में हमको महानगर देखना होता है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग-अलग होती है। वहाँ कार्य अलग तरीके का होता है, और महानगर के जब अध्यक्ष के नाते आपकी ज़िम्मेदारियाँ और अधिक हो जाती हैं। ओके। तो इसलिए दायित्व तो दोनों ही अपनी जगह बड़े हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ यहाँ ज़्यादा हो जाती हैं एज़ ए महानगर अध्यक्ष के नाते। मेरा सर एक अगला प्रश्न ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव में आगे बढ़ाने का कोशिश करती है या चुनाव से टिकट देने की आप कोशिश करती है, तो क्या आपका रुझान रहेगा? देखिए, संगठन को निर्णय करना होता है कि किस कार्यकर्ता को किस भूमिका के लिए चयन करना होता है। तो ये संगठन का निर्णय, भविष्य का निर्णय, अभी उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। संगठन जो तय करे, कार्यकर्ता को वही करना है। तो सर पहले से ये चीज आप बना के चल रहे होंगे ना कि मेरे को आगे, एक माइंड मेकअप आदमी करता है कि मेरे को आगे चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, मेरे को अपना अलीगढ़ की जनता के साथ इतना इन्वॉल्व होना है। एक अध्यक्ष होने के नाते से आप इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन चुनाव लड़ने का दृष्टिकोण दूसरा हो जाता है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक पार्टी है जिसका कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम करता है। तो हमारा जो संगठन काम करता है वो किसी प्रत्याशी को ध्यान में रख के काम नहीं करता है। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है। वो टिकट किसी को भी मिलेगी, जिसको भी मिलेगी, संगठन उसे चुनाव लड़ाएगा। उसमें जिस व्यक्ति को टिकट मिलती है उसकी अपनी एक एडिशनल भूमिका होती है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारियां, संगठन अपनी तैयारी इस स्तर तक करता है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसे वो पूर्ण रूप से जिता के भेजना है। तो इसलिए हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता टिकट किसे मिलती है किसे नहीं मिलती, क्योंकि संगठन हर व्यक्ति के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए और संगठन के आदेश को पूर्ण करने के लिए हर समय तैयार है। आप अलीगढ़ से अपने किसी राजनीति कैरियर में अपना किसी को गुरु मानते हैं? देखिए, जीवन में हर कदम पर हर समय सीखने के मौके मिलते हैं।
और जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, वहाँ शाखा में आपको इतना सब कुछ सिखाया जाता है, इतने विषयों पे चर्चा होती है, खेल कूद के माध्यम से और जो वहाँ डिस्कशन होते हैं उनके माध्यम से, कि वहाँ सभी लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उसी मार्गदर्शन के आधार पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और माता-पिता, गुरुजन, इष्ट मित्र सभी इस भूमिका में आते हैं कि वह कहीं न कहीं आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। मुझे बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिलेगा और भी दिनचर्या में हम सब लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं। तो सभी सभी से सीखने का मौका मिलता ही है। सर, मैंने जैसा कि देखा है, बहुत बार देखा गया है ये चीज, भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्सेप्ट है कि वो ज्यादातर जिसको टिकट देती है वो बाहर से बंदा उठा के ले जाती है और टिकट दे देती है, जबकि वो अपना कार्यकर्ता भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा है और उसको उठा के लेके आए, नया चेहरा है और उसको टिकट दे दिया। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसके साथ ही साथ जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का दायरा बढ़ता है, तो उसका परिवार भी बढ़ता है। अब कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो या ना हो, लेकिन अगर वो विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में है, वह भारतीय जनता पार्टी की इनको जॉइन नहीं कर सकता या उसकी विचारधारा के साथ काम नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जब अन्य राजनीतिक पार्टियों में घुटन महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां राष्ट्र की चिंता नहीं कर रही, इस सनातन संस्कृति पर जो लोग हमले कर रहे हैं उनके साथ खड़ी हुई हैं। तो जब उनका मन दुखी होता है और उनको लगता है कि नहीं, हमें अपनी शक्ति, समय, संसाधन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो वो उन लोगों को स्वागत करना ही चाहिए। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो नहीं जुड़ पाए। तो सबको समायोजन करना ही चाहिए और सबको कहीं न कहीं सुधरने का भी मौका देना चाहिए। तो वह ऐसे राजनीतिक लोगों को हम समय-समय पर हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं। सर, अलीगढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध चीज है जो कि वर्ल्ड फेम है, आपका ताला। मैंने एक कहावत सुनी है अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ के मच्छर मक्खी नाले और सुअर गंदगी ताले, ये फेमस रहा है पुराने टाइम पे। क्या अभी भी आप आज की डेट में अध्यक्ष हैं? आपके आने के बाद कुछ सुधार हुए मच्छर मक्खी नालों में या सुअर गंदगी तालों में? नहीं, नहीं, अब तो देखिए अलीगढ़ अपने आप में माननीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ आया हुआ है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, स्वच्छता के भी काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री के भी क्षेत्र में अलीगढ़ आगे बढ़ रहा है, डिफेंस कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट नगर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। इस तरह तमाम शहर का भी विकास हो रहा है और इसके साथ-साथ जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं शहर की, उस ओर भी लगातार काम हो रहा है। आज मैं नहीं समझता शहर में कोई भी ऐसी सड़क हो जो आरसीसी की ना बनी हुई हो। सभी सड़कें हैं, सही अच्छी व्यवस्थाएँ और देखिए परिवर्तन और सुधार ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है। क्योंकि पॉपुलेशन के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो अलीगढ़ अपने आप में एक बड़ा शहर है, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, वो एक तरह से एजुकेशन हब है और वहाँ आस-पास के कई शहरों के दूर-दराज से बच्चे भी पढ़ने आते हैं। तो एक सुरक्षा का माहौल अलीगढ़ के अंदर है और इसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल माहौल भी है, लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटी भी है और अब हम देखें तो पार्कों की स्थिति भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 17 से,
तो सड़क, सफाई व्यवस्था, रोडों पे लाइट, आप अलीगढ़ में घूमेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि अब रात हो गई। हमारे बहुत सारे रोडों पे इस समय हर समय रात्रि के समय लाइट की अच्छी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, चौड़ाइयों का सौंदर्यीकरण, चाहे वो शासनगढ़ चौराहा हो, चाहे उसका हो, बस स्टैंड वाला चौराहा हो, उधर गौतम गौतम जी का जो चौराहा है, क्या बोलते हैं उसको, खैर रोड वाला चौराहा है, सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। और बाईपास हमारे बन रहे हैं, दो दो तीन तीन बाईपास हैं। तो अलीगढ़ अब काफी अच्छी पोजीशन में है। तो सर जिन्ना वाला ही जहाँ पे सवाल आ रहा था, अभी मैंने पहले भी आपसे पूछा, सांसद जी काफी चर्चाओं में रहे थे अलीगढ़ के, श्री सतीश गौतम जी। तो क्या था उनका, क्या मतलब उनकी क्या भड़ास थी जो कि एएमयू के ऊपर निकली थी, या जिन्ना के ऊपर जो भड़ास थी वो निकली थी, या मतलब माननीय सतीश गौतम सांसद जी का क्या रुझान था उस तरफ? देखिए, जो हमारी दीवालों पर तस्वीरें होती हैं, जी। वो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा को प्रभावित करती हैं, और एक हमें सकारात्मक ऊर्जा भी देती है, नकारात्मक ऊर्जा भी देती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम भारतीय हैं और भारत को प्रेम करते हैं, यहाँ की संस्कृति को प्रेम करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जिनकी भारत में नकारात्मक छवि है, या जिनकी भूमिका भारत के प्रति नकारात्मक रही है, भारतीयों के प्रति नकारात्मक रही है। तो उस विचारधारा का विरोध हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हम भारतीय हैं और कोई भारत के विरुद्ध किसी विचारधारा कहीं पर भी पल्लवित पोषित होगी, तो उसका विरोध हर देश के नागरिक को करना चाहिए। उसे अपने जाति धर्म से ऊपर उठ के करना चाहिए। यही कारण है कि आज विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है, क्योंकि भारत सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के भाव को लेके काम करता रहा है, और छोटी छोटी संकीर्णताओं से ऊपर उठ के भारत ने काम किया है। इसीलिए भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है। तो सांसद जी ने उसी विचारधारा को रखा है कि जो विचारधारा भारत की नहीं है, जो विचारधारा भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, ऐसी विचारधारा से विद्यार्थियों को भी बचना चाहिए, और जो समाज में समरसता की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, उन्हें भी इस विचारधारा से बचते हुए राष्ट्र धर्म को निभाते हुए राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके विषय में चर्चा करें, उनके फोटो लगाएंगे तो उनमें एक सकारात्मक भाव आएगा। ऐसा विषय माननीय सांसद जी के द्वारा रखा गया था। सर थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं। अब चलते हैं भैया की लव लाइफ की ओर। तो भैया ने बहुत पूछते हैं, हमारे इंजीनियर राजीव शर्मा जी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या गुल खिलाए हैं, और थोड़ा सा भाभी की भी चर्चा करेंगे इनसे कि इनका प्रेम प्रसंग कैसा रहा भाभी के साथ, और आज तक उनका उनका साथ कैसा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो सबका साथ सबका विकास ये कर ही रहे हैं, लेकिन भाभी के साथ इनका कैसा प्रसंग चल रहा है, थोड़ा सा सर हमारे ऊर्जा डाल दीजिए इस चीज पे। देखिए, कोई भी व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में जब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक उसका परिवार उसके साथ ना हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ते, लोगों को नहीं देखते। जिस घर में परिवार में सुख शांति नहीं है, जिस परिवार के लोग आपको नहीं समझ पा रहे या आप उन्हें नहीं समझ पा रहे, तो निश्चय ही आप समाज के
बीच में काम नहीं कर सकते। अब जब से मुझे ये राजनीतिक जिम्मेदारी मिली है, तब से मेरी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मेरा समय और बढ़ा है। तो उस परिस्थिति में जो मेरी धर्मपत्नी है डॉक्टर नीलम शर्मा जी, उनका और मेरे माँ-बाप का लगातार मुझे सहयोग मिलता है। कई बार मैं उनको बताता हूँ कि मैं आज इस कारण से बाहर हूँ, नहीं आ पाऊँगा, तो उनका सकारात्मक भाव रहता है। और जो हमारे और कार्य हैं, उसको भी वह देख पाती हैं, इसीलिए हम अपनी राजनीति को अच्छे तरीके से बिना किसी व्यवधान के कर पाते हैं। मतलब आपका बिजनेस में भी वो पूरा सहयोग करती हैं। वो वही देख रही हैं, बेसिकली अगर हम कहें तो वही वास्तव में देख पा रही हैं। और इसके साथ-साथ हम विद्यालय के साथ-साथ चूँकि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो लोगों का मिलना-जुलना भी रहता है। तो सबको यथायोग्य सम्मान देना, सबकी चिंता करना, ये सब काम हो पा रहा है क्योंकि उनका पूरा सहयोग। सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने एक प्रेम प्रसंग के बारे में आपसे पूछा था कि आपका लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी, माता-पिता के द्वारा की तो गई। मतलब लव विद अरेंज थी या अरेंज ही थी? अरेंज ही। ओके, तो भाभी से पहले कभी मतलब मुलाकात नहीं हुई थी। चलिए बहुत अच्छा। देखा दर्शकों के आज भी ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे सामने बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं मैंने लव मैरिज नहीं करी थी और माता पिता ने जो किया था वही उनका डिसीजन था। तो भाभी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? नहीं, उनकी एक अच्छी सकारात्मक भूमिका है। हमारे परिवार में जब से वह आई हैं, तब से निरंतर हम सब लोग मिलके जो माता-पिता का हमारे माता-पिता ने जो हमें ज़िम्मेदारी दी थी या जो उन्होंने स्वप्न देखा था, उसे हम सभी लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरे छोटे भाई और उनकी पत्नी, उसे लगातार पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोविड काल में डॉक्टर संजीव शर्मा ने निरंतर अपने हॉस्पिटल को चलाया। सबसे पहला जब हॉस्पिटल्स की लिस्ट माँगी जा रही थी, तो उसमें सबसे पहला हॉस्पिटल हमारा था। रिकवरी रेट हमारा सबसे ज़्यादा था और उस समय भी लोगों के फ़ोन आते थे जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरे हुए रहते थे। उस समय मैं अपने इष्ट मित्रों के कहने पर मैं हॉस्पिटल भी जाता था, अपने भाई का हौसला-वर्धन भी करता था और वहाँ जो पेशेंट होते थे उनसे भी कुशल-क्षेम लेता था। तो भगवान ने, हम सोचते हैं कि हमें इस लायक बनाया है, माता-पिता के आशीर्वाद से आज हम इस लायक हैं कि जो समाज की सेवा के जो हमें कार्य मिला है उसे पूरी निष्ठा के साथ कर पाएँ। इस सभी के लिए आप सब लोगों का, समाज के लोगों का और बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं, इष्ट मित्र हैं, सबका सहयोग है, सबकी सकारात्मक ऊर्जा है, जिसके कारण हम सब लोग कर पा रहे हैं। मतलब 100% भाभी का पूरा सहयोग मिलता रहता है। सभी को। सर रात को लेट पहुंचते हैं तो रोटी खाने में कलेश तो नहीं होती है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं कलेश मतलब कि भाई लेट, मेरा गलत वो नहीं है, प्लीज अदरवाइज ना लें। नहीं, नहीं, मेरा ये पूछने का पर्पज है कि कहीं भाभी वेट करती रहती हो कि भाई अध्यक्ष जी आ रहे होंगे या पतिदेव आ रहे होंगे, तो रोटी खाने के लिए वो वेट करती हो, तब तो मुंह फूल जाता होगा, ये बात तो पक्का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो, मेरी गाड़ी सुबह निकलती है, तो मेरी गाड़ी में सुबह ही लंच वगैरह रख दिया जाता है, चाहे मैं खाऊँ या ना खाऊँ। अरे वाह। तो इसलिए इस तरह की कोई परेशानी कभी ना हुई, ना मुझे लगता है कभी आगे होगी। मतलब साथ हैं तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती ही हैं, और अगर नहीं है फिर भी आपके गाड़ी में मेरे खाना रहता ही है। बेहतरीन बेहतरीन। सुबह निकलने से पूर्व मेरी गाड़ी में खाना रख दिया जाता चलिए, तो दर्शकों आप लोगों को इंजीनियर राजीव शर्मा की मुलाकात कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा। और मैं अपने बड़े भाई या प्रोफेशनली आपसे बात करूं तो इंजीनियर राजीव शर्मा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अनोखी बातें चैनल के लिए थोड़ा सा कुछ कहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए बोलें कि आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। है। आपका ये अच्छा प्रयास है, इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ने का और लोगों तक सही जानकारी देने का। इस प्रयास के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और दर्शकों से भी गुजारिश करता हूँ
कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस पे जो जानकारी दी गई है उन्हें भी आगे शेयर। धन्यवाद। थैंक यू सर।